बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बतर। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हम बात करते चलें कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आखिरकार उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, वो रंग ला रही हैं और कामयाबी की तरफ जो है वो गामज़न हैं। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आई है कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि आबनाए हुर्मुज़ जो एक रास्ता बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क की पूरे जो दुनिया की मुईशत है वो जो है अप एंड डाउन का शिकार थी, तो अब वो खोल दी गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो साथ ही ग्रेजुअली जो है नीचे आना शुरू हो गई हैं और 87 जो है डॉलर फी बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें जो है वो आ गई हैं कम होकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख साहब के साथ साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब। सर बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद प्रोग्राम में जी। अच्छा सर, हम स्टार्ट करते चलेंगे कि ये जो आप समझते हैं एक इतनी बड़ी खुशखबरी आई है कि ईरान ने आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। आप इस कामयाबी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, इनकी इस काविश को, इस मेहनत को और इस रास्ते को खुलने को किस तरह से देखते हैं? जी सर। बहुत शुक्रिया नयाब। ये नयाब जो आज की जो डेवलपमेंट है, आज की जो ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को खोलना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से दुनिया को अमन की तरफ लाना चाह रहे थे, जिस तरीके से ईरान को अमन की तरफ लाना चाह रहे थे, जिस तरीके से इसराइल के साथ जो उसकी जो जुल्म है, जो उसकी बर्बरियत है, उसके ख़िलाफ़ जो लबनान को बचाना चाह रहे थे, तो ये आज दुनिया ने बड़ा वाज़ेह तौर पे देख लिया है कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुँचे, तेहरान में पहुँचे, वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ, वहाँ उन्होंने ईरान के सदर जो मसूद पज़िश्कियान हैं उनसे मुलाकात की, ईरानी स्पीकर मोहम्मद अली बाकर कालीबाफ उनसे मुलाकात की, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची साहब उनसे मुलाकात की। और आप अगर इसके बरक्स जो है ना, आप इंडियन मीडिया को उठा के देखेंगे, वहाँ जो हमारे फील्ड मार्शल साहब के बारे में और जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके बारे में जो चीज़ें बताई जा रही थी, उन सब को हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों को सब गलत साबित कर दिया। जिस तरीके से ये सफारती कामयाबी, ये डिप्लोमेटिक कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, इसकी मिसाल आपको माजी में नहीं मिलती। जिस तरीके से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो इस्लामी ममालिक हैं आपको इस वक्त खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो सऊदीया की मौजूदा मिसाल हमारे सामने है, जिस तरह वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़कर कदम जो है ना वो उठाया है। जिस वक्त सऊदीया ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान को इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, उन्होंने 3 अरब डॉलर, आपको पता है कि वो रोल ओवर हो गए हैं और उस पर हम आगे जाके मज़ीद बात भी करेंगे। तो ये जो आबनाए हुर्मुज़ का खुलना नयाब, ये पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद अब ये चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। अब का आज के दिन की आपको डेवलपमेंट एक और जो नज़र आई है, तो वो आपको नज़र आई है लबनान में नज़र आई है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अब मैदान में आके उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बयान दिया कि 10 रोज़ के लिए जो इसराइल है वो लबनान के ऊपर जो है ना वो अटैक नहीं करेगा। तो ये भी देखें बहुत बड़ी कामयाबी है। और ईरान की जो 2 शर्तें थी, जिसमें वो सबसे पहले तो ये कहते थे कि आप सीज़ फायर करें, आप लबनान के ऊपर जो जुल्म है वो करना बंद करें। अगर आप ईरान के ऊपर हमले बंद करेंगे तो हम इस बातचीत को आगे लेकर जाएंगे। आप ये देखें, जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुंचे हैं, उस वक्त बिल्कुल समझे कि डेडलॉक था। जो
डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी बयान आ रहे थे, जो ईरानी क़यादत है उनकी तरफ से भी बड़े को गर्म बयानात आ रहे थे। जिस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब जो ईरान पहुंचे हैं उन्होंने वहां बैठ के जिस हिकमत बसीरत के साथ सबसे पहले उन्होंने जो लबनान में सीज़ फायर करवाया, ये बिल्कुल ये सारा नायाब 100% क्रेडिट जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है कि वहाँ पहुँचने के बाद पहले लबनान में सीज़ फायर होता है, लबनान में सीज़ फायर होने के बाद जिस तरीके से जो उनके सदर हैं लबनानी सदर, जिस तरीके के से इसराइल के सदर को डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वॉल्व किया और उनसे जो 10 रोज़ की जो सीज़ फायर जो है ना वो डिक्लेयर करवाया, और उसके बाद हमने देखा कि आज जो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आबना हरमज़ का खुलना, तो ये बड़ा वाज़ेह सबूत है कि आने वाले दिनों में ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, इसमें इंशाल्लाह हमें बहुत सारी जो है ना वो कामयाबियाँ मिलती हुई नजर आएंगी। अच्छा सर, ये इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के अभी ये बताइएगा, जिस तरीके से आबना हरमुज़ को खोल दिया गया है और जब ये रास्ता बंद था तो पूरी दुनिया जो है इसके इफेक्ट में आई थी। अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ये रास्ता खोल दिया गया है, जो महंगाई की शरह इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, क्या वो कंट्रोल में आएंगी? जैसा कि पेट्रोल की कीमत तो ग्रेजुअली नीचे आ गई है, $87 के ऊपर आ गई है फी बैरल, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई भी कम होगी मजीद? नहीं, अब ये जो मौजूदा जो मामला चल रहा था आबना हरमुज़ का, इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना मुतासर हमें नजर आ रही थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, हांगकांग के अंदर इस वक्त जो मौजूदा जो पेट्रोल का रेट है वो 1150 रुपये पाकिस्तानी है और डीजल का 1265 रुपये है, जो $4.58 बनता है। अब ये देखें यहाँ जो चीज़ों का बढ़ना, उसके साथ साथ अभी जो क्रूड ऑयल था, ये जो खाम तेल था, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि सिर्फ तेल रुका है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो अभी तक जो है ना उसके असरात आने शुरू नहीं हुए थे, वो नायाब थी जो फर्टिलाइज़र है, जो आपकी खाद है, जिसके ज़रिए जो आपकी ग़िज़ाई किल्लत जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो यूएई के अंदर जो पूरी दुनिया का जो 35% जो है ना जो यूरिया है, जो फर्टिलाइज़र है, वो बनता है, और वो वहाँ से आबना हरमुज़ के रास्ते पूरी दुनिया में, एशियाई ममालिक में, अफ्रीका की कंट्रीज़ में ये आबना हरमुज़ से गुजर कर जो है ना वो पहुँचता है। ये जो अगला जो स्टेप था, जो अगला जो आबना हरमुज़ बंद होने के जो असरात थे, जो वो बड़े खौफनाक थे नायाब, वो ये थे कि आने वाले दिनों में अगले 2 माह के अंदर अंदर जो अफ्रीका के ममालिक हैं, एशिया के ममालिक हैं, जो इस फर्टिलाइज़र के ज़रिए जो अपनी ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करते हैं, तो वो ये जो पूरा इलाका जो है वो जो इसकी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहा था। अब ये सिर्फ आबना हरमुज़ खुलने से आपको तेल की कीमतें नीचे नज़र आती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो खाम तेल है इससे बहुत सारी चीज़ें भी आपकी बनती हैं। आपका जो 90% प्लास्टिक है वो इससे जो है ना वो निकलता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। अब तेल का जो रुकना, वो इन सारी चीज़ों का ऊपर जाना था। अब तेल की जो इसकी जो सप्लाई थी वो लिमिटेड हुई, उससे आप क्या असर पड़ता है? जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आप अगर एक चिकन का आप एग्जांपल ले लें तो चिकन को लाने में, एंड यूज़र तक पहुंचाने में वो तेल इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आप कोई भी चीज़ आप उठा के देखें, आप ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो वहां आपको ये खाम तेल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आएगा, बिल्कुल नजर आता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये बताइए, अच्छा सर, ये जिस तरीके से अब बात करते हैं हम थोड़ी सी इसराइल और लेबनान के सीज फायर की, ये जो 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसराइल इसके ऊपर स्टेबल रहेगा या किसी किस्म की फिर खिलाफ वर्जी करेगा? नायाब, अगर हम माजी में देखें तो इसराइल ने कोई भी जो अपना मुआहदा है, कोई भी अपना वादा है, कोई भी अपना सीज फायर है, वो उस पर कायम नहीं रहता। तो हमने गज़ा में भी इसकी मिसाल देखी है, हमने शाम में भी इसकी मिसाल देखी है, जहाँ जहाँ इसराइल ने जो जुल्म किए हैं, जो बर्बरियत के साथ जो बमबारी की है, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों लबनान में देखा, शहरी आबादी के ऊपर बैरूत के अंदर जिस तरीके से इन्होंने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर इन्होंने बमबारी की,
तो मेरे ख्याल में नायाब अभी जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वॉल्वमेंट करके, और आपको मैं ये बताता चलूँ जिस वक्त उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया है, सीज़ फायर का ऐलान करने के बाद उन्होंने ऐलान के बाद नेतन्याहू को फ़ोन किया है। और आप ये देखें कि ये इस वक्त कितनी एम्बैरसमेंट होगी इसराइल को और नेतन्याहू को कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मशवरे के बगैर जो है ना वो सीज़ फायर कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो माजी में हमने जिस तरीके से देखा है कि इसराइल जो है ना जो भी सीज़ फायर का मुआहदा होता है उसकी वो खिलाफ वर्जी लाजमी करता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मौजूदा कंडीशन है, वो मुझे इसराइल के और नेतन्याहू के हाथ में जाती हुई नज़र नहीं आती। उसमें हम ये देखते हैं कि जिस वक्त आसिम मुनीर साहब ईरान पहुँचे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जो ईरान के साथ जो जिस तरीके से ये बातचीत शुरू हो चुकी है, इसमें हमें इसराइल और नेतन्याहू हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। और ये एक बिल्कुल एक सीक्वेंस है। पहले तो 10 रोज़ा जंगबंदी होना लबनान की, क्योंकि ईरान की उन 10 शर्तों के अंदर सबसे पहली शर्त ये थी कि सबसे पहले लबनान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। सर ब्रिगेडियर साहब, आप क्या मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रही है मुझे? जी मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कैन यू हियर मी? जी जी, यस सर, आई कैन हियर यू, थैंक यू सर। सर आज अभी मैं आपसे अब गुफ्तगू करूंगी जिस तरीके से अभी एक खबर सामने आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जो है टोटली खोल दिया है। आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान के दौरे के ऊपर है, और ये जो उनका वहां पे जाना कितना कामयाब रहा, और इस खुशखबरी को आप किस तरह से देखते हैं? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। काफी अरसे से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इसमें पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, डिप्लोमेटिक भी और मिलिटरीली भी, और इसको हम मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कहते हैं जी। तो इसमें इट इज अ पॉजिटिव आउटकम, और मुझे लगता है कि ये पीस प्रोसेस जो है, ये जो ये जिसको कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पीस प्रोसेस आई वुड कॉल इट जी, ये काफी देर चलता रहेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम जो है 70-80 ईयर्स ओल्ड जो प्रॉब्लम है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें बड़े डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है लोगों के, बड़े डाइवर्जेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में क्या है, मिडिल ईस्ट में एक ट्रायंगुलर किस्म की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है जी। एक है इजराइल जो है वो अपने आप को ग्रेटर इजराइल समझता है, या इट वांट्स टू बिकम ए ग्रेटर इजराइल इन द रीजन जी। दूसरी, और उसका कॉन्फ्लिक्ट है पूरी अरब वर्ल्ड के साथ और ईरान के साथ जी। दूसरी तरफ जो है वो पुराना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द अरब्स एंड द पर्शियंस। दे बोथ वांट टू डोमिनेट द मिडिल ईस्ट जी, और जिसमें एक साइड पे सऊदी अरब और बाकी स्टेट्स हैं अरब की, और दूसरी तरफ ईरान है। तो इसमें ये है कि ये अपना ग्रेजुअली इसमें अच्छा, व्हाई पाकिस्तान इज प्लेइंग सो इम्पोर्टेंट रोल जी। पाकिस्तान कि इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं और बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिटरीली। इफ ईरान इज डिस्टेबलाइज्ड तो वो इंस्टेबिलिटी और का जो इफेक्ट्स है वो पाकिस्तान पे भी आएगा, एग्जैक्टली लाइक जैसे कि अफगानिस्तान पे आया था। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक स्टेबिलिटी हो, एक पीस प्रोसेस जो है वो चलता रहे। बहरहाल डायलॉग चलते रहने चाहिए, और डायलॉग जब चलते रहेंगे तो उसमें से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। ये आपने जो फोटोग्राफ मेरा लगाया हुआ, ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड का है, ग्रैंडसन का है, इसको जरा रिमूव कर दें। नहीं सर, हमें तो जो शो हो रही है स्क्रीन पे वो आपकी तरफ से, लेकिन मैं पीछे बैक साइड पे पीसीआर से कह देती हूँ कि वो इसको ये आप कौन से चैनल से बोल रहे हैं? सर हम तो एजीएन से बात कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए, एक न्यूज़ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये जैसे आपने गुफ्तगू में कहा, तो ये फिर वक्ती तौर पे है, ये कोई परमानेंट ये हिकमत अमली में नहीं जा रही बातें?
सब कुछ वक्ती है कि टेम्परेरीली ठीक है ये करें? मेरे ख्याल से टेम्परेरीली नहीं, एक चीज टेम्परेरीली होता है कि वो खत्म हो जाती है, उसकी लिमिट जो है वो टेम्परेरी है और वो इट विल फिनिश और फिर इट विल गो बैक इनटू द सेम ओल्ड प्रोसेस। नो, इट इज नॉट टेम्परेरीली, लफ्ज ठीक नहीं है, इट इज इसके स्टेप्स होते हैं मिडल पीस प्रोसेस के। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सीज फायर। तो सीज फायर के बाद नेक्स्ट स्टेप इज उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें डायलॉग जो शुरू हो जाते हैं, फिर उस डायलॉग के मुख्तलिफ दौर चलते हैं। अल्टीमेटली यू रीच ए पीस सोल्यूशन। और अगर ये फर्स्ट स्टेप ना हो, यानी सीज फायर ना हो, जैसे अभी पहले सीज फायर हुआ, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अभी ये जो न्यूज आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान हैज एग्रीड टू पार्शियली ओपन इट, और दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी जो बहुत से इश्यूज हैं बिटवीन ईरान एंड ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट के साथ ईरान के क्या प्रॉब्लम है? वो यूरेनियम वाला प्रॉब्लम है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली ये सारे जो यूनाइटेड स्टेट के साथ ईरान के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है विद इजराइल। मिडल ईस्ट के साथ उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईरान डज नॉट वांट द सऊदीज एंड अरब्स to have a peace process with the Israel at the cost of the Palestine, at the cost of the Gaza, at the cost of the West Bank. तो ये जो है इन इशू को रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा तो जंग फिर जल्दी से दोबारा शुरू हो जाएगी। दीज आर जस्ट द स्टेप्स। आप एक स्टेयर चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं, देन यू गो ऑन द रूफ टॉप। अच्छा ब्रिगेड साहब, ऑन द लाइटर साइड वैसे मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट के बारे में वो फेमस जोक है कि somebody asked God when there will be peace in the Middle East, the God said not in my lifetime। जी सर। अच्छा ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा हमें, अब मौजूदा जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, जिस तरीके से 10 रोज़ा जंग बंदी हो चुकी है लबनान के अंदर, तो उसके बाद आज शाम को कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इसराइल ने जो शुमाली लबनान है उस पर जो है ना कुछ अटैक्स और बमबारी दोबारा शुरू की है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी कोशिशों की वजह से ये आबना हरमज़ भी खुल चुकी है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनके बारे में जो बयान दिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की, तो आप क्या समझते हैं क्या इसराइल जो है लबनान में दोबारा इस जो सीज़ फायर है इसकी खिलाफ वर्जी करेगा? नहीं, देखिए, पहले तो आपके क्वेश्चन का आपस में लिंक नहीं बनता। जो इनकी तारीफ की, दैट इज ए सेपरेट इशू, दोज आर पर्सनैलिटी इश्यूज जी। और दूसरा पार्ट क्या आपने कहा कि इजराइल जो है वो दोबारा किसकी खिलाफ वर्जी करेगा? सीज फायर की, जो आज शाम को लबनान के साथ जो देखिए, सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी होती है ना, वो हमेशा होती रहती है। अभी मसला ये है कि मैं आपको बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ कि कश्मीर में हमारा ये है कि सीज फायर है विद इंडिया, लेकिन ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ जगहों पे कभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी विद इन 2-3 मंथ्स कोई ना कोई वायलेशन हो जाती है। तो ये जो उन्होंने अब दोबारा लबनान पे फायर किया है, दैट इज ए सीज फायर वायलेशन। सीज फायर वायलेशन इज ए डिफरेंट थिंग एंड कंप्लीट मिलिट्री ऑपरेशंस एंड कंप्लीट वॉर इज ए डिफरेंट थिंग। तो सीज फायर वायलेशंस को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, वो लोकल कमांडर्स के डिसीजन होते हैं। पाकिस्तानी जबान में मैं कहूँगा, वहाँ जो ब्रिगेड कमांडर है, जो बटालियन कमांडर है, व्हेन ही फील्स के जी दूसरी साइड ने कोई सीज फायर वायलेशन की है या कुछ लेट डाउन जो SOPs की वायलेशन की है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, तो वो जो मोर्चे वाले लोग होते हैं या वो लोग जो बैठे होते हैं वो फायर खोल देते हैं, फिर वो बंद हो जाती है। तो सीज फायर वायलेशंस इज नॉट ए वेरी सीरियस थिंग, राइट? तो बाकी जो बड़ा पॉजिटिव रोल है पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है ना, वो इट हैज टू बी बिकॉज ये जो स्पेशली ईरान सऊदी अरब कॉन्फ्लिक्ट जो है, स्पेशली ईरान सऊदी अरब कॉन्फ्लिक्ट या ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो अटैक है, उसकी बड़ी सीरियस और डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान पे। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर्स है, हमारे रिलेशंस हैं, और बहुत सी चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये व्हाट आई अंडरस्टैंड
कि दिस विल नॉट गो बैक इनटू ए कंप्लीट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो कि जिस तरह पहले कुछ दिन जंग जारी रही है और हर चीज बंद हो गई है। ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। अच्छा ब्रिगेड साहब जनाब। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं इसके अमेरिका के बारे में जो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, कल एक सेनेट में एक बिल पेश हुआ है, उसके अंदर जो इसराइल को असला जो दिया जा रहा था उसमें जो वहाँ के जो बराक रॉबर्ट हैं उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे आके ये बयान दिया है कि इसराइल को आज से पहले इतनी शर्मिंदगी और इतनी बड़ी नाकामी अमेरिका के अंदर नहीं हुई। इसराइल की सेनेट में कल एक बिल पेश हुआ तो उसमें हमने देखा जो डेमोक्रेट्स के जो 47 सेनेट मेंबरान थे, जिस वक्त इनसे पहले जो बाइडन थे वो बड़े वाज़े तौर पे इसराइल की हिमायत में इसराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते थे। उनके 47 मेंबरान में से 36 मेंबरान ने इसराइल को असला बेचने के खिलाफ जो है ना वोट दिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 25वीं आईनी तरमीम की जो तलवार लटक रही है। तो क्या हम ये देखते हैं मुस्तकबिल में हमें कोई इसराइल का जो असर व रसूख है अमेरिका पर कोई कम होता हुआ नजर आ रहा है? नो, नेगेटिव। माय स्ट्रेट आंसर इज एब्सोल्युटली नो। रिमेंबर, कैपिटल हिल इन वाशिंगटन डीसी इज ए ज्यूइश ऑक्युपाइड टेरिटरी। आई रिपीट, Capitol Hill in Washington DC is a Jewish occupied territory, and Israel is one of the states of United States of America. Jews का इतना होल्ड है वहां पे, ये ठीक है, ये वोटिंग हुई उसमें उन्होंने पब्लिक ओपिनियन की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी 80% लोग जो है वो इसराइल के खिलाफ हैं जी। लेकिन ज्यूश की देखो, क्रेडिट गोज टू इजराइल्स डिप्लोमेटिक एंड फॉरेन एंड रिलेशंस। Israel has equally good relations with China, equally good relations with Russia, equally good relations with with Japan, equally good relations with the European Union countries, and naturally I have said that is one of the states of the United States of America. तो ये कहना कि इसराइल की यूनाइटेड स्टेट्स में जो है सपोर्ट या उसको जो सप्लाई वगैरह खत्म हो जाएगी, ये 73 में भी खत्म नहीं हुई थी जब वो अपना अरब 73 वॉर में उन्होंने इमीडिएटली टो मिसाइल और सारे कुछ फ्लाई किए थे, तो वो तो नहीं खत्म हो गए। इसराइल को आप डोंट कंसिडर हिम पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, कंसिडर हिम वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसराइल और लिबनान की जंगबंदी के हवाले से बात कर रहे थे, तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, सेकंड राउंड के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि वो क्या वाकई ये इस्लामाबाद में ही होंगे और क्या सदर ट्रंप खुद आएंगे मुज़ाकरात में? जी सर। मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्लेम किया है कि मैंने इस वक्त तक दुनिया में 9 जंग बंद करवा दी हैं, 9 या 10 जंग। जी सर। जंग शुरू भी खुद ही करता है और बंद भी खुद ही करवा देता है। ठीक है, और फिर वो उसका क्रेडिट लेता है, वो तो अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है। तो मेरे ख्याल में अगर ये देखें, एक बात जो है कि ईरान ने टिल टुडे ईरान हैज नेवर बीन डिफीटेड बाय एनी नेशन, इवन ये आप देख लें जब से 79 से ये खोमेनी का या खामनाई या इस्लामिक रूल आया है, और अभी भी ये जो अपना ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ये जो लड़ाई हुई है, अगर उसमें आप देखें तो ईरान हैज फोर्स्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉट टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड इन्फेंट्री ऑपरेशन, ये जो ग्राउंड फोर्सेस लाना और उससे अटैक करना है। ये जो देखें, ये जो मिसाइल्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो बम्बिंग हैं, वो ये सब कुछ जो मर्जी कर लें, लेकिन ये एक नेशन की विल नहीं तोड़ सकते। एक नेशन का जो डिटर्मिनेशन है उसको खत्म नहीं कर सकते। इट इज ओनली द ग्राउंड फोर्सेस। जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं लॉन्च करते, सक्सेस इज नॉट देयर। द सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो जब यूनाइटेड मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात है, जब यूनाइटेड स्टेट ने देखा कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है,
एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि जी मैं ईरान को आई विल सेंड देम टू बैक टू स्टोन एजेस। जी जी, तो पीपल आर फीयरिंग कि ये कहीं छोटे छोटे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वगैरह ना यूज कर दें। जी तो अभी अमेरिका ईरान जो है एक्चुअली वी कैन से दैट ईरान हैज वन दिस वॉर। जी बिल्कुल The victory Iran stands on the victory stand today. जी। अच्छा Yes, ईरान को देखो ओवर 70 के उनके बड़े लीडर जो है इंक्लूडिंग खामनाई उन्होंने जो है एलिमिनेट कर दिए और उनको सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान की विल टू फाइट नहीं टूटी। जब तक ईरान की विल टू फाइट नहीं टूटेगी ईरान एज ए सक्सेसर, बिकॉज ईरान हैज नथिंग टू लूज। उनका इकोनॉमी का बुरा हाल है, उनका सब कुछ है। तो बेसिकली आई थिंक द ट्रंप हैज रियलाइज्ड इट कि जी मैं एक या तो बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाऊं और या ये है कि मैं ईरान के साथ कुछ ले दे के और पीस कर लूं। तो इसमें ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है एंड प्रॉब्ली आवर मीडिया इज नॉट डिक्लेयरिंग इट। सर अब सर ये बताइएगा, इजाज मलिक साहब की तरफ में आऊंगी। सर जिस तरीके से अभी गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप जो है ये खुद ही जंग लगा लेते हैं, खुद ही जंगबंदी कर देते हैं, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ने आगे इन्होंने चाइना भी जाना है, शुमाली कोरिया में भी इनके जो है दौरे हैं, तो क्या वहाँ जाने के लिए यहाँ से जंगबंदियाँ करा रहे हैं? देखें जी मैं तो बड़ा अमन का वो गर्विदा हूँ, मैं तो अमन चाहता हूँ, जंगबंदियाँ करा के आया हूँ, तो क्या ये सब कुछ उधर जाने के लिए हो रहा है? देखिए उधर जाने के लिए नहीं हो रहा जी, अगरचे जो हालात में और टाइम सीक्वेंस में ऐसा लग भी रहा हो, असल बात यह है कि जंग के तीसरे हफ्ते के बाद अमेरिका को ये चीज नजर आ रही थी कि वो ये जंग जीत नहीं सकता जी। और ईरान ने जो रेजिलियंस दिखाई और जिस तरह साबित कदमी से वो खड़े रहे, उसके बाद ईरान भी ये चाहता था कि मजीद तबाही ना हो और एक सीज फायर और एक लास्टिंग पीस की तरफ हम जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीज फायर और इस मसले का एक पुरअमन हल ईरान की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की ये मजबूरी है क्योंकि ईरान जो है वो इस जंग में ईरान जो जितने नुकसानात उठा लिए उसके बाद उनके पास तो कुछ दे हैड नथिंग टू लूज, जबकि अमेरिका का एक सोल सुपर पावर का जो स्टेटस था वो रोजाना की बुनियाद पे डिग्रेड हो रहा था। और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ और उनके इस वार के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो ऑल ओवर अमेरिका वो सड़कों पे निकले जी। तो उसके बाद चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात हो, जंगबंदी हो जाए और कोई हल निकल आए। इसलिए आप देखें कि जो पहला राउंड इस्लामाबाद डायलॉग की सूरत में हुआ उसके बाद जब दुनिया में ये खबरें होनी शुरू हुई कि शायद ये नाकाम हो गए हैं, तो इस चीज को बड़ी जो है सीरियसली उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिफ्यूट किया और उसके बाद आप देखें कि सेकंड राउंड के लिए वो आमादा है। और आज अभी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जो खबर है, दरअसल सेकंड राउंड के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को और बिलखुसूस हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है कि उन्होंने किस तरह ईरान को इस बात पे आमादा किया कि वो अपना हुर्मुज़ को खोल दें ताकि दोनों फिरकैन के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म किया जा सके। अच्छा इजाज मलिक साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, ईरान की दो शर्तें थी कि सबसे पहले तो लबनान में सीज़ फायर किया जाए, उसके साथ साथ उनकी जो दूसरी बड़ी मेन शर्त ये थी जो ईरान के जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं जो सीज़ हुए हैं, उनको जो है ना वो खोला जाए। उसके बारे में हमने जिस वक्त पहला राउंड जो मुज़ाकरात का था वो शुरू हुआ था, वो ये बात सामने आई थी कि जो कतर के अंदर जो उनके 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि ईरान की ये जो दूसरी शर्त है
ये जो दूसरे मुज़ाकरात जो दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है उससे पहले इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा? जी मेरे ख्याल में वो अब कोई बड़ा इशू नहीं रहा, वो तो अब गिवन है जी कि ये होने ही है। असल में जो इस जंग के डेवलपमेंट में एक सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का की बंदिश जो है वो जंग की वजह नहीं थी, लेकिन जंग के दरमियान में जाके जब ईरान ने ये कदम उठाने का इंदिया दिया तो उसके बाद से ये अब जंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया जी। दो ही बड़े मसले थे जी और हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का फ्री एक्सेस और दूसरा ईरानियन एनरिचमेंट प्रोग्राम जो कि उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे सकता है। बाकी तमाम चीजें तो दोनों फरीकैन जो है ना वो इस्लामाबाद डायलॉग में उस पर एग्री कर जी जी। तो अब जो ये दो बातें रह गई हैं और उम्मीद की जा सकती है अगला जो राउंड शुरू होने वाला है उसमें ये भी जो है हल हो जाए और इंशाअल्लाह हम इस खित्ते में अमन दें और बड़ी इस दुनिया को उम्मीदें वापसता है। अच्छा, जंग का इम्पैक्ट जो है वो सब दुनिया पे हो रहा है। अच्छा जहाँ साहब, हमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिएगा। जिस तरीके से 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई, सबसे पहले तो ये कहा गया कि रजीम चेंज होगा, उसके बाद वो एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में बयानिया बनाया गया, उसके बाद हमने बहुत सारे बयानिए देखे जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये दूसरा राउंड मुज़ाकरात का नाकाम होता है तो उसमें अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो उसमें आप ईरान की कुछ तैयारी देखते हैं इस सिलसिले में? देखिए, ईरान के लिए जंग को कंटिन्यू कर ईरान के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने लिमिटेड तो उनके फाइल थे, उसके बावजूद बड़ी खूबसूरती से जंग का टेम्पो, जंग की इंटेंसिटी को उन्होंने रेगुलेट किया। तो वो आइंदा भी इस चीज को जारी रखने में कामयाब होंगे, इस चीज का भी इम्कान है। अच्छा एजाज साहब, जो फिगर सामने आए थे उसमें जो ईरान के पास टोटल जो लॉन्चर्स थे वो 470 के करीब थे। उसमें जो इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो बताया गया, जो उन्होंने अदाद शुमार बताए, वो ये बताए गए कि 200 के करीब लॉन्चर्स जो हैं वो ईरान के जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसमें 80 के करीब ऐसे थे जो अनयूजेबल हैं। तो क्या ये जो अभी टाइम मिल चुका है ईरान को, क्या आप ये समझते हैं एज ए मिलिट्री पर्सन, क्या इस दौरानिए में उनको जो है ना वो वर्किंग कंडीशन में लाया जा चुका होगा? जी, मेरी जाती राय में तो इवन जंग के दौरान भी ईरान ने अपनी रिप्लेनिशमेंट जो है वो बंद नहीं की थी, क्योंकि वो टोटल का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो और ड्रोन प्रोग्राम है वो होम ग्रोन है, तो वो तो अपना काम करते रहे हैं। जी जी। तो अगर उन्होंने जंग के दौरान उसको खत्म किया या रोका, तो जंगबंदी के दौरान तो फिर उसके करने का कोई जवाब ही नहीं है ना। वो अपनी तैयारी जारी, तो पता है तो चीजें उनकी सलामती की जामिन है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर नवाज़िश अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।